बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आपका स्वागत है। आज हम मुद्रा परिमाण सिद्धांत को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसके बारे में हमने कल बात की थी कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत फिशर ने किस तरह से, फिशर का क्या दृष्टिकोण रहा, कैम्ब्रिज का क्या दृष्टिकोण रहा है। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत का अब हम व्यवस्थित रूप से अध्ययन करेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर में परिवर्तन का कारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों को माना था। मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के बीच संबंध का अध्ययन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहलाता है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यानी मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की मात्रा या परिमाण और सामान्य कीमत स्तर के बीच में जो संबंध पाया जाता है, इस संबंध का अध्ययन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहलाता है। मुद्रा के परिमाण अथवा मात्रा तथा कीमत स्तर के मध्य संबंध की व्याख्या डेविड ह्यूम, रिकार्डो, जेस मिल, इरविंग फिशर तथा अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने की है। इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति तथा कीमत स्तर के बीच प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध होता है, परंतु मुद्रा के मूल्य तथा मुद्रा की पूर्ति के बीच व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। दो बातें एक साथ कही हैं, जैसा हमने पीछे एक मोटे तौर पे देखा था। तो वहाँ पहली चीज़ ये निकल के आई कि मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर के बीच समानुपातिक संबंध होता है, और दूसरा कि मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। एज मनी सप्लाई इंक्रीज, प्राइसेज also increase proportionally, but value of money is inversely related to the supply of money. मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रतिष्ठित व्याख्या के अनुसार नंबर 1, मुद्रा की पूर्ति M तथा कीमत स्तर P में प्रत्यक्ष समानुपातिक संबंध होता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि मुद्रा की मात्रा 20% से बढ़ा दी जावे तो कीमत स्तर भी 20% बढ़ जाएगा, और यदि मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जावे तो कीमत स्तर भी आधा रह जाएगा। अर्थात इसी बात को हम एक समीकरण के रूप में अगर दिखाएं, गणितीय रूप में दिखाएं, तो P इज प्रोपोर्शनल टू M। कीमत स्तर समानुपातिक है मुद्रा की पूर्ति के या मुद्रा की मात्रा के। P प्राइस लेवल, M मनी सप्लाई। परंतु मुद्रा के मूल्य वैल्यू ऑफ मनी तथा मुद्रा की पूर्ति के बीच विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। यदि मुद्रा की पूर्ति दोगुनी हो जाए तो मुद्रा का मूल्य 1/2 आधा रह जाएगा, और यदि मुद्रा की पूर्ति या मात्रा आधी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य दोगुना हो जाएगा। तो मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की पूर्ति के बीच में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। वैल्यू ऑफ मनी 1/P। मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय या मुद्रा का मूल्य का अर्थ यह है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने सक्षम है। मुद्रा की परचेजिंग पावर से है, क्रय शक्ति से है मुद्रा, इसका संबंध। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत की जो प्रतिष्ठित व्याख्या हमने देखी है। अब एक थोड़ा सा करेक्शन आप ये पेज नंबरों में कर लेना। जो पेज नंबर 6 है वास्तव में ये 7 है, और जो 7 है वो 6 है। ये थोड़े उल्टे सीधे डल गए हैं। अब हम बात करें क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की, तो फिशर का सिद्धांत इसमें हम पढ़ेंगे। फिशर का सौदा दृष्टिकोण, ट्रांजैक्शन अप्रोच। मुद्रा परिमाण सिद्धांत के इस रूप का समर्थन डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों ने किया था, परंतु
प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इरविंग फिशर ने 1911 में अपनी पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में इसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। इसलिए मुद्रा परिमाण सिद्धांत के सौदा दृष्टिकोण का श्रेय फिशर को जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस जो सौदा दृष्टिकोण है इसके समर्थन तो इन बाकी अर्थशास्त्रियों ने भी किया है, बाकी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने भी, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसे फिशर ने प्रस्तुत किया 1911 में अपनी जो पुस्तक है उसमें, इसलिए इसका श्रेय फिशर को जाता है। तो जब भी हम सौदा दृष्टिकोण की बात करते हैं तो फिशर का सौदा दृष्टिकोण के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। फिशर सिद्धांत की मान्यताएं, एजम्पशंस। मान्यताएं क्या हैं? पहली मान्यता यह है कि विनिमय समीकरण में P कीमत स्तर एक निष्क्रिय चर है जो आश्रित है। इसको सभी प्रभावित करते हैं, परंतु P का प्रभाव अन्य चरों पर नहीं पड़ता है। तो कीमत स्तर जो है निष्क्रिय तत्व माना गया है, उदासीन तत्व माना गया है विनिमय समीकरण में, एक मान्यता ये। नंबर 2, M तथा M डैश, M मतलब नकद मुद्रा तथा M डैश साख मुद्रा का अनुपात स्थिर रहता है, एक निश्चित अनुपात होता है इनका। थर्ड, नकद मुद्रा व साख मुद्रा के प्रचलन वेग, जिन्हें हम V और V डैश से दिखाते हैं, ये स्थिर रहते हैं तथा ये M तथा M डैश में होने वाले परिवर्तनों से स्वतंत्र हैं। एक ये मान्यता ली गई है कि प्रचलन वेग है जो नकद व साख मुद्रा के वो स्थिर हैं, और नकद मुद्रा और साख मुद्रा में जो भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों से ये स्वतंत्र है, या उन परिवर्तनों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम है। मुद्रा का संग्रह नहीं किया जाता, जैसा कि हमने पीछे देखा है। फिशर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि प्राइम फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का मुख्य कार्य जो विनिमय के माध्यम के रूप में है, और मुद्रा की मांग भी इसीलिए की जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में सौदे करने होते हैं, वरना यदि सौदे नहीं करने होते तो मुद्रा को कोई इकट्ठा नहीं करता। मुद्रा कोई संग्रह की वस्तु नहीं है, क्योंकि मुद्रा को अनुत्पादक है। फिशर के अनुसार मुद्रा अनुत्पादक है, अनउर्वर है, इसलिए इसकी जो मांग का कारण है वो विनिमय है। नेक्स्ट, मुद्रा की मांग सौदों के लिए की जाती है तथा ये सौदों के मूल्यों के बराबर होती है। ये हमने फिशर के जो विनिमय समीकरण में देखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्यों चाहिए, क्योंकि सौदे करने हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में है नहीं। सौदे करने तो मुद्रा चाहिए, कितनी चाहिए? सौदों के मूल्यों के बराबर। तो मुद्रा की मांग वास्तव में सौदों के लिए होती है और सौदों के मूल्यों के बराबर होती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ये संपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में ये मान्यता सतत रूप से चलती है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अर्थव्यवस्था में सौदों की मात्रा स्थिर रहती है। टी, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, सौदों की मात्रा कितनी होती है? उत्पादन के बराबर रहती है, और उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर के बराबर होता है, पूर्ण रोजगार स्तर पर होता है। तो जो सौदों की मात्रा है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये स्थिर होता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट,
मुद्रा की पूर्ति बाह्य तत्व है। ये जो मान्यता इस बात को कहती है कि मुद्रा की पूर्ति मौद्रिक अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाती है, बाह्य रूप से निर्धारित होती है। तो ये मान्यताएं, एजम्पशंस, फिशर अपने सौदा दृष्टिकोण में लेते हैं। इन मान्यताओं के आधार पर फिशर ने अपना लेन देन अथवा सौदा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे नकद सौदा दृष्टिकोण, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। फिशर के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तनों के समानुपात तथा उसी दिशा में कीमत स्तर परिवर्तित होता है, परंतु मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मात्रा के विपरीत आनुपातिक बदलता है। फिशर ने अपना सिद्धांत समीकरणों की सहायता से स्पष्ट किया है, जिसे फिशर का सौदा समीकरण अथवा विनिमय समीकरण, एक्सचेंज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में इस पर चर्चा की थी कि फिशर का सौदा या विनिमय समीकरण है, एक्सचेंज इक्वेशन है, PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश। फिशर का सौदा समीकरण PT इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश। ये मुद्रा की मांग और ये मुद्रा की पूर्ति, यानी मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन के माध्यम से फिशर ने अपना ये विनिमय समीकरण प्रस्तुत किया है। किस तरह से आया, इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसको हम डिराइव किया है, हमने व्युत्पन्न किया है। इस समीकरण में जो चर काम में लिए गए हैं, P कीमत स्तर को बताता है, T सौदों की मात्रा, M नकद मुद्रा की पूर्ति, M डैश साख मुद्रा, V नकद मुद्रा का प्रचलन वेग, V डैश साख मुद्रा का प्रचलन वेग। समीकरण के दोनों पक्षों को T से विभाजित करने पर P इज इक्वल टू MV प्लस M डैश V डैश बाई T, ये एक समीकरण हमें प्राप्त होता है। इस समीकरण मुद्रा की मांग जो है PT कितनी है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, सौदों के मूल्यों के बराबर, और मुद्रा की पूर्ति जिसे हमने प्रभावी पूर्ति कहा है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में दो चीज़ें शामिल हैं, नकद मुद्रा और साख मुद्रा। लेकिन मुद्रा की प्रभावी पूर्ति इन दोनों का योग होगी, MV प्लस M डैश V डैश। तो ये जो फिशर का सौदा समीकरण है, फिशर सिद्धांत को हम रेखा चित्र से इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ये जो हमारा रेखा चित्र है, इसके दो भाग हैं, A और B। भाग A में मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच के संबंध को बताया गया है, और भाग B में मुद्रा की मात्रा और मुद्रा का मूल्य दर्शाया गया है। रेखा चित्र का भाग A, रेखा चित्र के भाग A से स्पष्ट है कि मुद्रा की मात्रा को 2 गुना या 4 गुना करने पर कीमत स्तर भी 2 गुना या 4 गुना हो जाता है। रेखा चित्र के भाग A की बात करें तो यहाँ हमने x अक्ष पर मुद्रा की मात्रा को दर्शाया है, y अक्ष पर कीमत स्तर है। ये जो फलन है, ये वक्र है जो इस फलन पर आधारित है। फलन क्या है, P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ M, यानी कीमत स्तर मुद्रा की मात्रा का फलन है या मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है। और ये फलन है जो समानुपातिक संबंध की व्याख्या करता है, जैसा हमने पूर्व में देखा है, समान अनुपात में। तो इसलिए यहाँ हम देख रहे हैं x अक्ष पर कि जब मुद्रा की मात्रा M है तो कीमत स्तर 1P के बराबर है। जब मुद्रा की मात्रा 1M तो कीमत स्तर 1P। यदि मुद्रा की मात्रा को 2 गुना कर दिया जाए, 2M कर दिया जाए, तो हम 2M से इस वक्र पर गए यहाँ, और y अक्ष पर देखते हैं हम तो कीमत स्तर 2P 2 गुना हो गया।
इसी तरह से यदि मुद्रा की मात्रा को 4 गुना कर दिया जाए, 4m 4 टाइम कर दिया जाए, तो कीमत स्तर भी 4 गुना हो गया। तो इससे स्पष्ट है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में प्रत्यक्ष संबंध है और समानुपाती के समान अनुपात में दोनों बदलते हैं। रेखा चित्र के भाग बी की हम बात करें तो इसमें x अक्ष पर मुद्रा की मात्रा और y अक्ष पर मुद्रा का मूल्य, वैल्यू ऑफ मनी 1/p दर्शाया गया है। ये जो वक्र है, ये वक्र इस फलन से 1/p यानी वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा का मूल्य, निर्भर करता है मुद्रा की पूर्ति पर, इसके आधार पर बनाया हुआ है। और ये कैसा है? 1/p यानी मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा के बीच में संबंध कैसा है? व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, मतलब विपरीत संबंध है और समानानुपात में विपरीत दिशा में दोनों बदलते हैं। अब इस बात को हम समझना चाहें तो देखिए, जब मुद्रा की मात्रा 1m है तो हम देखें कि y अक्ष पर मुद्रा का मूल्य 1/p के बराबर है। ठीक है। अब मुद्रा की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, 2m कर दिया, तो मुद्रा का जो मूल्य है ये 1/2p यानी आधा, 1/p का आधा रह गया। और इसी तरह से यदि मुद्रा के मूल्य को 4 गुना मात्रा को 4 गुना कर दिया जाए या मुद्रा की पूर्ति को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो मुद्रा का मूल्य 1/4p रह जाता है, 1/4। तो जो बात हमने ऊपर कही थी भाषा रूप में गणितीय समीकरण के माध्यम से, वो बात यहाँ रेखा चित्र में भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है, दिखाई दे रही है। अब फिशर के जो सौदा समीकरण है, सौदा दृष्टिकोण है, फिशर का जो सिद्धांत है, उसकी आलोचना है, क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रांजैक्शन अप्रोच। पहली आलोचना जो अर्थशास्त्रियों ने की है कि वास्तविक जीवन में वी डैश तथा टी स्थिर नहीं रहते और ये एम डैश व पी से स्वतंत्र नहीं रहते हैं। यानी नकद मुद्रा का प्रचलन वेग, साख मुद्रा का प्रचलन वेग और सौदों की मात्रा अर्थव्यवस्था में वास्तव में स्थिर नहीं रहती हैं। और फिर ये नकद मुद्रा, साख मुद्रा से पूर्णतया स्वतंत्र भी नहीं रहती। ये एक आलोचना की है। दूसरी आलोचना जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जी.एन. हाम ने की है। जी.एन. हाम के अनुसार फिशर समीकरण में जो नकद मुद्रा एम का संबंध है वो पॉइंट ऑफ टाइम से है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक चर है और जो पॉइंट ऑफ टाइम पर जो इसका माप किया जाता है, जबकि वी का संबंध पीरियड ऑफ टाइम से है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अवधि। ऐसी स्थिति में स्थैतिक एम तथा प्रावेगिक वी का गुणा करना तकनीकी दृष्टि से संगत नहीं, ऐसा जी.एन. हाम ने इसके आलोचना के रूप में कहा है। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो क्राउथर की है। क्राउथर के अनुसार यह सिद्धांत कीमत स्तर में अल्पकाल में होने वाले परिवर्तनों को बताने में असमर्थ है। दीर्घकाल में तो ये सिद्धांत कहता है कि कीमत स्तर में परिवर्तन का कारण मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा या मुद्रा का परिमाण है, लेकिन अल्पकाल में जब मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो कीमत स्तर क्यों बदल जाता है, इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता है। अन्य आलोचना यह है कि यह सिद्धांत अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। संपूर्ण प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के बारे में
ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलते हैं। तो इरविंग फिशर ने भी अपने सिद्धांत में ये माना है कि जो उत्पादन है वो पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन होता है, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। एक आलोचना ये भी की जाती है कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है, अपितु संचय का आधार भी है। फिशर ने मुद्रा के अन्य कार्यों की उपेक्षा की। तो फिशर तो एकमात्र कार्य मुद्रा का ये मानता है कि क्योंकि मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती है, सौदों के लिए चाहिए, वरना मुद्रा तो अनुपजाऊ है, अनुत्पादक है, अनुर्वर है, कोई भी व्यक्ति उसका संग्रह नहीं करना चाहता। मतलब कि मुद्रा के जो अन्य कार्य हैं, मुद्रा जो संचय का आधार है, लेखे की इकाई है और बाकी दूसरे कार्य, उन सब की उपेक्षा ये करते हैं। फिशर सिद्धांत में वी को एक यांत्रिक तत्व के रूप में स्थिर मान लिया गया है, जो कि वास्तविकता से परे है। वेलोसिटी ऑफ मनी, मुद्रा के प्रचलन वेग, इसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से बात करेंगे। इसको स्थिर मान लिया गया है मैकेनिकली, जबकि ऐसा है नहीं। और अंतिम आलोचना जो हमने 7वें नंबर पर ली है कि यह सिद्धांत स्थितिक अर्थव्यवस्था में लागू हो सकता है, जबकि वास्तविक जीवन गत्यात्मक है। सिद्धांत में सभी चरों को स्थितिक या स्थिर मानकर पी तथा एम के संबंध को यांत्रिक रूप से बताया गया है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि फिशर का जो सिद्धांत है मुद्रा परिमाण को लेकर, वह स्थैतिक सिद्धांत है और मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच में संबंध को ये बताता है। आलोचकों ने इस बात की आलोचना की है कि वास्तविक जगत में जो है, वास्तविक जगत स्थैतिक नहीं है, वास्तव में प्रावेगिक है। तो प्रावेगिक जगत में, गत्यात्मक जीवन में ये स्थैतिक संबंध जो है यांत्रिक रूप से दर्शा दिए गए हैं, ये ठीक नहीं। इस तरह की आलोचना है फिशर के सिद्धांत के बारे में अर्थशास्त्रियों ने की है। तो इस तरह से फिशर सिद्धांत क्या है, फिशर सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं, फिशर का जो सौदा दृष्टिकोण है उसका हमने रेखाचित्रों के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। उसे एक बार जो काम में लिया गया है मुद्रा का प्रचलन वेग v, उसके बारे में हम बात करते हैं। मुद्रा का प्रचलन वेग वेलोसिटी ऑफ मनी या इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में औसत रूप से जितने हाथों से गुजरती है उसे मुद्रा का प्रचलन वेग अथवा मुद्रा का आय प्रचलन वेग कहते हैं। अब भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में V इज इक्वल टू GDP बाई सप्लाई ऑफ मनी होता है। यहाँ जो इसमें हमने जो ये समीकरण के रूप में देखा है, यानी GDP का मुद्रा की पूर्ति से अनुपात। हमने स्टॉक और प्रवाह में भी इसको पढ़ा था, अनुपात चर के रूप में प्रचलन वेग को दर्शाया था कि GDP जो है प्रवाह चर है और मुद्रा की पूर्ति स्टॉक चर है। तो ये प्रवाह और स्टॉक चर के अनुपात के रूप में हमने वहाँ इसकी व्याख्या की थी। और यहाँ जो मुद्रा की पूर्ति है ये संकीर्ण अर्थ में ली जाती है M1, अर्थात बाजार में प्रचलित कीमतों पर GDP का संकीर्ण मुद्रा M1 से अनुपात भारत में मुद्रा के प्रचलन के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है। मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करने वाले कारकों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मुद्रा के प्रचलन वेग को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है भुगतान की आदतें और भुगतान की विधियां। यदि भुगतान की आदत मासिक है तो
क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो v इज इक्वल टू 12 होगा। यदि भुगतान की आदतें या विधि वार्षिक है तो साल में, एक वर्ष में एक बार जो है प्रचलन वेग एक ही होगा। और यदि भुगतान की विधि दैनिक है, भुगतान दैनिक आधार पर किया जाता है, तो v इज इक्वल टू 365 हो जाएगा। तो भुगतान की जो विधि है इसके आधार पर और आदतों के आधार पर प्रचलन वेग प्रभावित होता है। नंबर 2, आर्थिक दशाएं। अर्थव्यवस्था की जो दशाएं हैं, तेजी के समय v यानी मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक होता है और मंदी काल में बहुत कम होता है। नंबर 3, आर्थिक विकास का स्तर। विकसित समाजों में मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक, जबकि पिछड़े समाज में मुद्रा का प्रचलन वेग कम होगा, क्योंकि विकसित समाजों में जो है मुद्रा बहुत तेज़ी से एक से दूसरे हाथों में पहुँचती है, जबकि पिछड़े समाजों में इस तरह से हो नहीं पाता है। नेक्स्ट है बैंकिंग की सुविधाएं। बैंकिंग की सुविधाएं तथा आदतें। यदि बैंकिंग की आदत है और बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक होगा। इसी तरह से लोगों की तरलता पसंदगी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। यदि लोग तरल रूप में मुद्रा को अपने पास रखना चाहते हैं तो फिर उस स्थिति में मुद्रा सर्कुलेशन में आ नहीं पाएगी, तो इसलिए प्रचलन वेग कम हो जाएगा। और यदि लोग तरल रूप में मुद्रा को रखना पसंद नहीं करते हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस उनका कम है, तो उस स्थिति में मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक होगा। नेक्स्ट, कीमतों की भावी संभावना है। कीमतों के संदर्भ में भावी प्रत्याशा या संभावना। यदि कीमतों के बढ़ने की उम्मीद हो तो उस स्थिति में मुद्रा का प्रचलन वेग अधिक होगा, क्योंकि लोग पहले ही वस्तुओं और सेवाओं को खरीद लेंगे कि भाई इस उम्मीद से कि आगे जाके कीमतें बढ़ेंगी, इसलिए वो वस्तुओं को पहले से ही खरीद लेंगे। तो ये वो कारक हैं जो मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करते हैं। आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। हमने आज इसमें मुद्रा परिमाण सिद्धांत का फिशर दृष्टिकोण पढ़ा है। इससे संबंधित जो नोट्स हैं आपको लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अपना डिस्कशन होगा मुद्रा परिमाण सिद्धांत को जो कैम्ब्रिज अप्रोच है, कैम्ब्रिज दृष्टिकोण है, उसको लेकर होगा। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।